फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कशंस करेंगे कि सीए बनने के बाद जो है या सीएमए बनने के बाद जो है वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है एक सीए के लिए या सीएमए के लिए, और अगर आप जॉब के साथ में हैं तो कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे वगैरह पे कि सर समझ नहीं आ रहा कि सीए तो बन गए, अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, अब मुझे जाना गवर्नमेंट सेक्टर में है, पीएसयू सेक्टर में है, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और जो क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे किसका फॉर्म निकलता है, किन सेक्टर्स में जॉब होती है, ये मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है। तो बेसिकली मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आप लोगों को जो फाइनेंस की जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में अवेयर किया जाए, बताया जाए, और आप एक कॉरपोरेट की तरह ही अच्छा खासा पैकेज और अच्छी एनवायरनमेंट में आप काम कर सकते हैं। और ख़ास करके कोविड के बाद में जो है वो ये बहुत ज़्यादा फील हुआ सभी को कि शायद गवर्नमेंट जॉब होता तो हो सकता है हमें बहुत सपोर्ट मिलता। प्राइवेट जॉब कई लोगों की छिन गई है और कई लोगों के प्रमोशंस नहीं होते हैं प्राइवेट में, पैकेज की कई प्रॉब्लम आती है, लोकेशंस की प्रॉब्लम आती है। तो मैं उस पर नहीं जाता। देखो, प्रॉफिट लॉस हर जगह है, गवर्नमेंट जॉब की भी लॉस है, प्रॉफिट है, और प्राइवेट जॉब की भी प्रॉफिट या लॉस है। मैं उसमें कोई जो है वो नहीं करना चाहता, पक्षपात नहीं करना चाहता कि मैं इसका फेवर कर रहा हूँ उसका अनफेवर कर रहा हूँ। सबका अपना अपना पैशन है, अपनी अपनी चॉइस है। बट जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या जिनका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब में आना, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आप इसको एंड तक देखिएगा तो मैं हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, क्योंकि मुझे इस फील्ड में जो है वो 10 से 12 साल हो चुके हैं और 8 एग्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट की मैं क्रैक कर चुका हूँ। अलग अलग जगह पे कम से कम 15 से 20 लेवल पे मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छा रिच एक्सपीरियंस हो चुका है और उस एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं आपको ये सब चीज़ें गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी पॉइंट पे मैं गलत भी हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर को प्राइवेट जॉब में ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो मैं उसकी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कभी प्राइवेट जॉब में रहा नहीं, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह उनको मैंने देखा है काफ़ी करीब से। तो चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप इसको आराम से देखिएगा, हो सकता है आपके लिए कुछ गाइडेंस का काम करेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो फाइनेंस का जो फील्ड है उसमें गवर्नमेंट जॉब की जो है वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, यानी क्या क्या ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें हमारे गवर्नमेंट जॉब के एरियाज हैं कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जो वैकेंसीज आती है वो किस लेवल में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहला लेवल होता है हमारा पीएसयू का, जहाँ पर एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्जाम्स आती है, नोटिफिकेशंस आते हैं गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ही सरकारी कंपनी होती है पीएसयू। दूसरा लेवल होता है यूपीएससी का, जो कि आप सभी अच्छे से जानते हैं, जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो वो सुप्रीम जो बॉडी है जो रिक्रूटमेंट की वो होती है यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो तीसरी जो बॉडी है वो होती है रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज में आता है आरबीआई, जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा जो बनाए गए हैं। ठीक है, वो एक स्पेशल बॉडी होती है रेगुलेटरी बॉडी। आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज में आती है। यहाँ पे भी हमारे फाइनेंस की वैकेंसीज आती है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में सीए की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है, एज ए क्रेडिट ऑफिसर के रूप में या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में या मैनेजर के रूप में, वो भी अपन देखेंगे। और लास्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर भी अकाउंटिंग के जो काम होते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड जो काम होते हैं उसके लिए एओ डबल एओ अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है, पावर डिपार्टमेंट में, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली बात करें तो फाइनेंस की या सीए या सीएमए की, मैं सीए बोल रहा हूँ तो आप सीएमए को भी साथ में ही इसको कवर करें। तो जो हमारे फाइनेंस की जो वैकेंसी जाती है ये इन 5 जो सेक्टर्स है वहाँ पे आती है। पहला पीएसयू, दूसरा यूपीएससी, तीसरा रेगुलेटरी बॉडी, चौथा बैंकिंग और पांचवा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक एक को डिस्कस करेंगे हम किस में क्या वैकेंसीज होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएसयूज क्या है।
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ही गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट की जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी मेजर शेयर होल्डिंग होती है। ठीक है, तो पीएसयू जो होती है इसका अलग ही मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट चलता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ठीक है, पर पीएससी डिपार्टमेंट अलग होता है, वही इसको मॉनिटर करता है। तो पीएसयू की अगर हमारी जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें, हमें कोई जीके अपडेट नहीं करनी है, अगर मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से देखूं तो पीएसयू जो होती है वो 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। एक होती है महारत्ना कंपनीज, एक होती है नवरत्ना कंपनीज, एक होती है मिनी रत्ना और एक होती है अदर। अदर में आ गया मिनी रत्ना सेकंड और लॉस मेकिंग वाली जो है। ठीक है, तो महारत्ना जो पीएसयू जो है वो हमारे गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। 14 पीएसयू है, जो 14 पीएसयू है जो महारत्ना है। महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना बनने का गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है, प्रॉफिट को हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से। तो इन 3-4 क्राइटेरिया के हिसाब से हर एक कंपनी की आपकी स्टेटस डिसाइड किया जाता है। तो महारत्ना का जो प्रॉफिट का जो लेवल है, अगर आपका वो गवर्नमेंट के जो द्वारा जो प्रॉफिट या टर्नओवर का जो लेवल है वो अगर आपका सेट उससे क्रॉस हो जाता है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट जो है वो महारत्ना का स्टेटस दे देती है। काफ़ी अच्छी कंपनी होती है। तो अभी हाल फिलहाल में जो मैंने गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से जो लिस्ट ड्रॉ की, उसमें महारत्ना में 14 पीएसयूज को नोटिफाई किया हुआ है, नवरत्ना में 24 पीएसयू को, 24 पीएसयूज को नोटिफाई किया हुआ है और मिनी रत्ना में 51 पीएसयूज को नोटिफाई किया हुआ है। तो मैंने महारत्ना के लिए पूरे 14 नाम लिखे हैं आपकी नॉलेज के लिए, बाकी तो इतने बड़े नाम मैं नहीं लिख सकता, वो आप वेबसाइट पे मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज वाली की। तो महारत्ना कौन कौन सी है, उसमें सबसे पहला नाम है कोल इंडिया, दूसरा है ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन आरईसी, भेल, एचपीसीएल, गेल, बीपीसीएल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया, एचएएल, ये एरोनॉटिक उसकी है, ये जो अपने जो पार्ट्स इसमें बेंगलोर की कंपनी है, और एक है आईओसीएल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो 14 जो पीएसयूज है वो महारत्ना की कैटेगरीज में आती है और इनमें जनरली नोटिफिकेशन आते रहते हैं हमारे सीए के लिए और काफ़ी अच्छे लेवल पे आते हैं, काफ़ी अच्छे पैकेज होते हैं इनके। नेक्स्ट है नवरत्ना कंपनी। नवरत्ना कंपनी में मैंने 10 नाम लिस्टेड किए हैं जिसमें जनरली रिक्रूटमेंट आते रहते हैं। इरकॉन, ये रेलवे की कंपनी है। राइट्स, ये भी रेलवे की कंपनी है। एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन। हुडको, ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट है जिसका भी रिसेंट आया था। एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। रेलटेल, ये भी रेलवे की कंपनी है। एसजेवीएन, ठीक है, ये उसकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है जो हिमाचल वगैरह में काम करती है। और एक है आरसीएफएल, ये उसमें है फर्टिलाइजर सेक्टर में है। आरसीएफएल जो कंपनी है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। मिनी रत्ना की जो लिस्ट है उसमें 51 है जिसमें जनरली मैंने 5 नाम ऐसे नोटिफाई किए हैं जहाँ पर वैकेंसी आती रहती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI जिसको बोलते हैं अपन। कॉटन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोलियम लिमिटेड। और NCL जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, वो मिनी रत्ना है। बाकी अदर कंपनीज भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उनमें नोटिफिकेशन नहीं आते, बट मोटा मोटा जो जनरली जो हमें फोकस करना है वो इन पे फोकस करना है। यानी यहाँ नोटिफिकेशन आते हैं तो आप डेफिनेटली उसमें अप्लाई करिए और काफ़ी अच्छी ये PSUज होती है जहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। सेकंड बात आती है कि ये जो CA या जो CMA जो होते हैं उनके लिए क्या पोस्ट होती है, यानी जब एज ए हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या पोस्ट मिलती है। तो अलग अलग PSUज में अलग अलग पोस्ट होती है, उनके नाम अलग होते हैं, डेजिग्नेशन अलग अलग होते हैं। तो उसमें कुछ नाम डेजिग्नेशन जो है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। कई जगह असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, कई जगह डिप्टी मैनेजर के नाम से वैकेंसी जाती है, अलग अलग लेवल की। ये लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जा रहे हो।
अकाउंट ऑफिसर, AO असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ऑफिसर ट्रेनिंग, फाइनेंस ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, मैनेजर फाइनेंस या क्रेडिट ऑफिसर। तो ये डेजिग्नेशन होती है कि सीए बनने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको इनमें से कोई एक डेजिग्नेशन मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। काफ़ी अच्छी डेजिग्नेशन होती है सीए के लिए, सीए की काफ़ी रेस्पेक्ट भी होती है, वैल्यू भी होती है। अब बात आती है पे स्केल की कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर हम पीएसयू ज्वाइन करते हैं और अगर हम E1 लेवल पे जाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 पे जाते हैं, तो क्या पे स्केल होगा? तो वहाँ पर 40,000 वाला स्केल चलता है। तो 40,000 वाला जो स्केल चलता है उसमें बेसिक सैलरी आपकी होगी 40,000 अगर आप E1 पे जाते हैं। तो E2 पे जाते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 50,000 रुपये स्टार्टिंग। E3 में बेसिक सैलरी आपकी होगी 60,000 और E4 में जाते हैं तो बेसिक सैलरी होगी आपकी 70,000। ये तो हुई बेसिक सैलरी। अब आप इसमें 2-3 पॉइंट और ऐड करेंगे। एक तो हो गया हमारा DA, एक हो गया हमारा HRA, ठीक है, और एक हो गया बास्केट अलाउंस। वो बास्केट अलाउंस जो होता है वो होता है 35%। यानी मोटा मोटा अगर मैं सैलरी E1 लेवल की पूरे 12 महीने की सैलरी की बात करूँ, 12 मंथ का सैलरी का पैकेज बात करूँ, तो CTC आपका E1 लेवल पे 13 लाख के आसपास पड़ेगा, 13 लाख के अराउंड। E2 लेवल पे अगर आप जाते हैं तो पर एनम आपका जो पैकेज जो पड़ेगा कॉस्ट टू कंपनी CTC वो पड़ेगा 15 लाख के अराउंड। E3 लेवल पे अगर आप जाते हो तो आपका CTC पड़ेगा 18 लाख के अराउंड पड़ेगा, और E4 लेवल पे जाते हो तो आपका CTC जाएगा 20 लाख के अप्रोक्स जाएगा। ये डेटा अप्रोक्स है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई एग्जैक्टली कैलकुलेट किया है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी अलग अलग कंपनीज में कुछ कुछ बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं। वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, कंपनी के मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का मैनेजमेंट एम्प्लॉय के फेवर में क्या क्या चीज़ें देता है। कईयों में लैपटॉप भी मिलता है, फर्नीचर अलाउंस मिलता है। ONGC में जाओगे तो वहाँ पे एक अलग लेवल की चीज़ें मिलती हैं, कोल इंडिया में अलग लेवल की चीज़ें मिलती है, रहने के क्वार्टर वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो सैलरी स्केल तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है। मतलब आप अगर प्राइवेट का अगर मैं कहूँ कि 20 लाख का पैकेज और गवर्नमेंट का जो है वो 15 लाख का पैकेज, बात बराबर है। मतलब बहुत सारी रिलैक्सेशंस है। चलिए जी, अब बात करते हैं वर्क कल्चर की। देखो अपन टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले तो आपको ये बताया कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन से एरियाज होते हैं। उसके बाद में PSU किस तरह की होती है, PSU में क्या पोस्ट होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सैलरी स्केल क्या होती है। अब आप अगर बैंकिंग जॉब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर ये स्केल नहीं चलती है, वहाँ पर दूसरी स्केल चलती है बैंकिंग में, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज में और बैंकिंग में सेम स्केल चलता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट UPSC में अलग ग्रेड पे सिस्टम चलता है। तो ये जो मैंने बताया आपको ये PSU का बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क कल्चर की कि वर्क कल्चर कैसा होता है PSU में। सबसे पहले बात तो PSU में सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, यानी आपकी एक जो प्रोसेस है वो डिफाइंड होती है कि आपको क्या काम करना है, आपकी क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके क्या टारगेट है, आपकी क्या रिपोर्टिंग है। ये सब चीज़ें पहले से ही डिफाइंड है। मतलब अलग से कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे आपको जाकर कोई प्रोसेस एस्टैब्लिश करना है। सिस्टमेटिक वर्किंग है। आपको अपनी सीट का ध्यान रखना है, आपको नए कहीं फील्ड में जाना है, आपको AC के कमरे में बैठना है। AC नहीं होगा तो पंखा होगा, मतलब आपका सेपरेट कैबिन या जो भी आपके साथ में होंगे, अगर आप क्यूबिकल में बैठते हैं तो आपको अपनी एक प्रोसेस पता होगी कि मुझे मेरी जॉब क्या है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो सिस्टमेटिक वर्किंग है। ऐसे नहीं आज आपसे ये काम करा रहे हैं, कल आपसे कोई दूसरा काम कराएंगे, तीसरे दिन कह देंगे जी ये बंदा इस जॉब में सूट नहीं कर रहा है, इसको वहाँ भेज दो, इसको फील्ड में लगा दो। ऐसे नहीं है, इसको मार्केटिंग में लगा दो, इसको इसमें लगा दो, नहीं। आपका जो काम है वो आपको वही करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस है, यानी आपका आने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम फिक्स है, ठीक है। कोई लोड जैसा काम नहीं है। तो आपका छुट्टियों का टाइम पता है, पहले से ही पता है प्लान वे में कि फरवरी में कितनी छुट्टी आएगी, मार्च में कितनी मेरे को हॉलीडेज मिलेंगे, दीपावली पे कितनी आएगा। तो आप आराम से अपना जो प्लान है वो अकॉर्डिंगली कहीं जाने का, कहीं ट्रैवल करने का, कहीं फैमिली के साथ टाइम बिताने का, या किसी गेस्ट में जाने का, किसी शादी में जाने का, वो सारा आप आराम से कर सकते हैं।
6 बजे के बाद में आपको कोई मतलब नहीं है कि ऑफिस में क्या है और मेरी लाइफ में क्या है। आपको 6 बजे के बाद में अपनी पर्सनल लाइफ पूरी एंजॉय करनी है। तो वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। और अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होता है, किसी में हो सकता है 4 बजे काम खत्म हो जाता है, वहाँ 4 बजे के बाद में लोग काम नहीं करते। कोल इंडिया में देखोगे तो एक अलग माहौल है कि 1 बजे से 4 बजे तक लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग एनवायरनमेंट है, बट ऑन एन एवरेज जो है वो मैं यहाँ पे निकाल के कंक्लूजन बता रहा हूँ। एवरेज वर्कलोड है पीएसयूज में, इतना वर्कलोड नहीं है कि मतलब जी बहुत रात के, जैसे अभी जो रूमर चल रहे हैं ईवाई में इनमें कि नारायण मूर्ति करें 90 घंटा काम करो, ये करो वो करो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है वो 10 से जो 6 के बीच में या 10 से 5 के बीच में जो काम है वही आपको करना है, लोड नहीं लेना है। किसी मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आज की आज ही देना है, अभी रिपोर्टिंग होनी है, रात के 10 बजे तक बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, नहीं, कभी नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो एवरेज वर्कलोड है, लोड होता है लेकिन मार्च अप्रैल में जब हमारी क्लोजिंग होती है तब लोड होता है, उसके अलावा कोई लोड नहीं होता है। इसके बाद में 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे छुट्टी, आप आराम से घर पे एंजॉय करिए, 5 डे आपको मिलेगा। हो सकता है कई कई जगह सैटरडे हाफ डे होता है, सेकंड या फोर्थ जो है ऑफ होता है, तो अलग अलग होता है, बट ठीक आपको जो है वो 5 डे वर्किंग आपकी रहेगी इसमें। इसके बाद में जो अगली चीज़ है वो प्रमोशन है कि आपका 4 से 5 साल में प्रमोशन हो जाता है, आप एक पोस्ट से हायर पोस्ट पे चले जाते हैं, तो आपके पावर भी बढ़ जाते हैं, आपकी पोजीशन भी बढ़ जाती है, आपकी सैलरी स्केल भी बढ़ जाती है। तो आदमी को एक मोटिवेशन रहता है कि यार बस 3-4 साल बाद में मैं यहाँ से पार हो जाऊँगा, मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक हॉलीडेज है, सिस्टमेटिक मतलब डिफाइंड है कि आपको इतनी इतनी छुट्टियाँ मिलेगी, आपकी सीएल इतनी है, पीएल इतनी है, आपको मेडिकल की इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं, आपको इमरजेंसी में हॉलीडेज चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज इतने मिलते हैं, दीपावली पे इतनी मिलेगी। तो आप अपने आप का जो पूरा लाइफ का जो प्लान है, पूरे साल का, पूरे मंथ का, सब निकाल सकते हैं इसमें। प्रॉपर ट्रेनिंग, आप जब भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं जी आओ आप सीए हो आते ही शुरू हो जाओ काम करना, नहीं, आपको पहले पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि नहीं आप पूरी तरीके से नॉलेजेबल है, नहीं, हर कंपनी का एक अलग एनवायरनमेंट होता है। तो हर कंपनी ये चाहती है कि पहले इसको मैं यूजर फ्रेंडली बनाऊं, पहले सिस्टम फ्रेंडली बनाऊं। तो जो भी न्यू जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी ज्वाइन करते हैं, पीएसयू ज्वाइन करते हैं, तो उनको पहले 1 महीने की 5-5 महीने की बीच बीच में ट्रेनिंग चलती रहती है, ताकि वो हमारे सिस्टम से, हमारी कंपनी से, हमारे ऑपरेशन से पूरी तरीके से नॉलेजेबल बन जाए। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एनपीएस का पैसा मिलता है, पेंशन मिलती है, ग्रेजुटी मिलता है, लीव एनकेसमेंट मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट है जो रिटायरमेंट के बाद में अपन को मिलते हैं। प्राइवेट जॉब में ये चीज़ें नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा हमारी उस टाइम की सिक्योरिटी के हिसाब से अगर सोच के चले तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट ये ऑल इंडिया ट्रांसफ़र, जैसे कई जो होते हैं लोग, उनको बड़ा घूमना बड़ा अच्छा लगता है, उनको लगता है जी मैं एक ही जगह पे बोर हो गया, तो आपने हैदराबाद काम कर लिया, अब आपको लगता है जी मैं जयपुर ट्रांसफ़र लेता हूँ, आपने रिक्वेस्ट की, हो गया, जयपुर में 2-3 साल काम किया, अब मैं दिल्ली काम करना चाहता हूँ, फिर मुंबई काम करना चाहता हूँ। तो अगर आपकी कंपनी के ऑफिस हैं तो आप डेफिनेटली ऑल इंडिया को एंजॉय करिए, वहाँ के अलग अलग जो जगह है वहाँ को जानिए, देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते हैं तो हमारा जो नॉलेज लेवल है वो तो बढ़ता ही है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, लाइफ को लेके बढ़ता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने का नज़रिया बदलता है। आप नॉर्थ ईस्ट में जॉब करोगे तो आपका एक अलग लेवल रहेगा सोचने का, काम करने का, आने जाने का। अगर आप नॉर्थ में काम करोगे तो एक अलग लेवल रहेगा, साउथ में जाओगे तो एक अलग खान पान आपको मिलेगा। तो हर तरीके के एरियाज में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट न्यू लर्निंग, न्यू लर्निंग बहुत ज़रूरी है। एक सीए या सीएमए बनने के बाद में आप ये नहीं कह सकते जी मैं तो कंप्लीट अपने आप में एक परफेक्ट पर्सन हूँ, नहीं, आपको हमेशा अपडेट होना पड़ता है, अपग्रेड चीज़ें चलती रहती हैं, नए नए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, जीएसटी में क्या चीज़ चेंज आई, जी इनकम टैक्स में क्या चीज़ चेंज आया, ठीक है, लॉ में क्या चीज़ चेंज आई, ये सब चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल वर्किंग में उतरती हैं। तो आप जब काम करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें नई मिलेगी, आपको लगेगा यार ये तो मैंने सीए में बस किताबी नॉलेज ही पढ़ा था,
प्रैक्टिकल में तो अब मैं देख रहा हूँ कई जो सीए हैं वो अमालगमेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उस टाइम पे होता है कि यार हमने जो किताबों में पढ़ा था, जो बुक्स में एज ए थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, वो अब हमें प्रैक्टिकली रूप से देखने को मिल रहा है, प्रैक्टिकली रूप से उसमें इन्वॉल्व है। जैसे जो जो लोन एग्रीमेंट होते हैं बड़े बड़े, वो एग्जीक्यूट करते हैं बैंकिंग में। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी ग्रोथ के हिसाब से न्यू लर्निंग होती है, आपके प्रोफेशन के हिसाब से। और लास्ट जो है वो है, मतलब लास्ट तो क्या कहें, बहुत सारे बेनिफिट है गिनाए तो। जॉब सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा कोविड में निकल के आया कि कोविड में बहुत लोगों की जॉब, कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने छटनी कर दी और लोगों को घर बिठा दिया, सैलरी नहीं दी, परेशान किया, सैलरी के लिए कॉल करने पड़ रहे हैं, परेशान होना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी तो मिलेगी, इसीलिए एक यही सबसे बड़ा कारण है जहाँ पर लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बड़ा चार्म है। तो ये मेरी तरफ से जो थे वो 11 पॉइंट थे जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट में मिलती है, ये सभी के लिए है, ये पीएसयू में भी है तो बैंकिंग में भी है, ये सारी चीज़ें आप यूपीएससी में भी जाते हो तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जाते हो तो ये है। अब आता है सेकंड लेवल यूपीएससी। यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में एक तो हमारे एग्जाम होती है असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट की, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होती है, कॉमर्स के हिसाब से या सीए के हिसाब से, जो सीए या सीएमए के लिए ही एलिजिबल। इसमें एक होती है ईपीएफओ अकाउंट ऑफिसर की, इसमें ग्रेजुएशन लेवल अलाउ है इसमें, लेकिन ये अकाउंट से रिलेटेड है तो अकाउंट ऑफिसर की, तो ये वैकेंसी भी यूपीएससी निकालती है। नेक्स्ट आती है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अलग अलग मिनिस्ट्री में जब जब हायर ग्रेड के या ग्रेड ए ऑफिसर की जरूरत होती है, ग्रुप ए सर्विस की जरूरत होती है, तो डब्ल्यू पोस्ट पे भी यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है। वैकेंसी कम होती है बट निकालती है। तो यूपीएससी में जो है, जो जनरली जो मैंने गो थ्रू किया है उसमें एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट की वैकेंसी आती है, ईपीएफओ एओ की वैकेंसी आती है, नेक्स्ट आती है डब्ल्यू की वैकेंसी आती है। अब बात आती है कि यूपीएससी में क्यों जाए। यूपीएससी में सबसे जाने का बड़ा फैक्टर है पावर, कि आप यूपीएससी से ग्रुप ए सर्विस या ग्रेड ए ऑफिसर सेलेक्ट होके जाते हैं तो आपको पावर मिलती है, एक ओहदा मिलता है, आपको सम्मान मिलता है सोसाइटी में भी और ऑफिस में भी, रेपुटेशन है। यूपीएससी से कोई बंदा सेलेक्ट हो रहा है तो उसकी एक अलग ही इमेज होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पूरी तरीके से 100% सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूपीएससी से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोविजंस या रूल्स वगैरह जो इम्प्लीमेंट होते हैं तो डायरेक्टली आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी। अलग अलग मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो यूपीएससी से सेलेक्ट होने में तो भाई बहुत ही बड़ा फायदा है। मैं कहूँगा कि पीएसयू से ज़्यादा बेटर जॉब जो है वो यूपीएससी की होती है, ठीक है। अगला आता है रेगुलेटरी बॉडीज। तो रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी होती है, तो रेगुलेटरी बॉडीज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कुछ नोटिफाई किए हैं, नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, एनपीएस हो गया, नफरा हो गया, सेबी है, एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक, इरिडा हो गया बैंकिंग का, और फेसाई हो गया फूड प्रोसेसिंग में। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज है जहाँ पर सीए या सीएमए के लिए रेगुलर नोटिफिकेशन वैकेंसी आती रहती है। अब इनमें क्या फ़ायदे हैं रेगुलेटरी बॉडीज में, सबसे पहले तो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, यानी आपको एक टाइम बाउंड होता है कि 3 साल 4 साल आपको यहाँ पे रखेंगे, फिर अलग अलग जगह भेजेंगे। सेबी वगैरह जो होता है उसमें ज़्यादातर जो है वो मुंबई में रखते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें इंडिया पोस्टिंग रहती है, हैदराबाद में भी हो सकती है, जयपुर में भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है। डिफरेंट वर्किंग है, पीएसयू से बिल्कुल डिफरेंट वर्किंग है रेगुलेटरी बॉडीज की। अगर आप इंश्योरेंस में जा रहे हैं तो आपको एक इंश्योरेंस स्ट्रीम में काम करना पड़ेगा। आरबीआई में जा रहे हो तो आपको एक बैंकिंग की पॉलिसीज बनाने में वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। नाबार्ड में आप जा रहे हो तो आपको फाइनेंसिंग जो सेक्टर है रूरल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे काम करना पड़ेगा। नफरा में जा रहे हो तो आप अकाउंटिंग जो अश्योरेंस है, ऑडिटिंग के जो फील्ड है, सीए की जो स्क्रूटनी है, उनकी जांच वगैरह है, उसमें काम करना पड़ेगा। और नेशनल हाउसिंग बैंक में जा रहे हो तो हाउसिंग से फाइनेंस से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। तो अलग अलग वर्किंग होती है रेगुलेटरी बॉडीज में। वर्कलोड जरूर होता है यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज में, स्टाफ जो की पोजीशन है वो कम होती है, तो वर्कलोड कंपेरेटिवली पीएसयू यहाँ ज़्यादा होता है। हाई पैकेज, पीएसयू से ज़्यादा पैकेज रेगुलेटरी बॉडीज का होता है।
टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं यहाँ पर, यानी 4 साल का पहला, 3 साल का दूसरा, उसके बाद में 5 साल, ऐसे टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। और अगर एक शब्द में अगर कहूँ, वन वर्ड में ये कहूँ तो बहुत डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है रेगुलेटरी बॉडी। तो आप इनमें भी ट्राई कर सकते हैं, इनकी वैकेंसीज आती रहती है, और बाकी मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे हैं वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ। नेक्स्ट आता है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में एक पोस्ट होती है हमारी क्रेडिट ऑफिसर की, दूसरी पोस्ट होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, एसओ की, तीसरी जो पोस्ट होती है वो होती है एज ए असिस्टेंट मैनेजर के रूप में होती है। तो बैंकिंग में वर्कलोड थोड़ा हाई रहता है, हालांकि अभी जब से यूपीआई वगैरह आया है तो इतना वर्कलोड नहीं है, लेकिन हम बैकएंड में बैठते हैं एज ए सीए या सीएमए। हम फ्रंट में जॉब नहीं होती है हमारी जो मोस्टली जो वर्किंग होती है वो बैकएंड में होती है, एज ए क्रेडिट ऑफिसर या फाइनेंस के जो प्रपोजल्स हैं उनको देखना, क्रेडिट के लिमिट वगैरह का देखना इनका, ठीक है, स्क्रूटनी करना, ये सारी चीज़ें हमारे बैकएंड में होती है। तो डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग वाला काम इसमें नहीं होता है, बट हाँ वर्कलोड होता है। लो सैलरी एज कंपेरेटिव अगर मैं बात करूँ तो पीएसयू और यूपीएससी के मुकाबले बैंकिंग सेक्टर में सैलरी कम होती है। नेक्स्ट आता है पोस्टिंग लोकेशन। पोस्टिंग लोकेशन बैंकिंग में एक नियम है कि आपको फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र करते रहते हैं हम, और एक सीट पे ज़्यादातर नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव पोस्ट होती है। तो 3-4 साल बाद में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, अलग अलग जगह होती है, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र इसमें फ्रिक्वेंट होते हैं तो थोड़ा सा लोकेशन का इशू रहता है इसमें। सीरियस इन वर्क, आपको मतलब लेजी वर्क नहीं कर सकते बैंकिंग में। आपके सामने चेक पड़ा हुआ है या डीडी पड़ा हुआ है तो आपको सीरियसली रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जस्ट एक नॉर्मल कागज़ है। अब नॉर्मल वर्किंग में अगर आप पीएसयू या उसमें कर रहे हो तो आप छोड़ के चले गए सीट को, घूम के आ गए, चाय पीने चले गए नीचे, ठीक है, कैंटीन में चले गए, थोड़ा राउंड काट के आ गए, तो आपकी सीट पे क्या रखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंकिंग में आपकी सीट को आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपकी सीट पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखी हुई है, किसी का एफडी रखा हुआ है, किसी का चेक रखा हुआ है, किसी का क्या ऑर्डर रखा हुआ है। हालांकि बैंक से जाते कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी जॉब के प्रति जो है वहाँ पर सीरियस रहते हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। तो ये बैंकिंग का प्रोफाइल है। इसके बाद में आती है स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम्स। स्टेट गवर्नमेंट में अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट आती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की पोस्ट आती है डब्ल्यू की, असिस्टेंट मैनेजर आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है टीचिंग के फील्ड में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा मजे हैं कि वहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर है, मतलब अपना अपना है। बंगाल में जाओगे तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का अलग कल्चर है, महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक वर्क कल्चर है अलग है, राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान गवर्नमेंट का अलग वर्क कल्चर है। तो फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर है, मतलब हार्ड नहीं है सिस्टम जो है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको परेशान होने की जरूरत है, बहुत रिलैक्स जॉब चलती है स्टेट गवर्नमेंट में। हॉलीडेज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हॉलीडेज है, बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं। मुझे नहीं पता और स्टेट गवर्नमेंट में तो क्या है, बट जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं, ठीक है। तो काफ़ी छुट्टियां मिलती है, काफ़ी जयंती वगैरह ये आती रहती है, दीपावली वगैरह की 2-2, 4-4, 5-5 दिन की आती है। पीएसयू में दीपावली की 2 दिन की छुट्टी आती है। आप मतलब स्टेट गवर्नमेंट में देखते हैं तो लगभग 5-5, 6-6 दिन की आ जाती है। ट्रेडिशनल वर्किंग है, न्यू सिस्टम नहीं है, मतलब आपका जो पहले ढर्रा चला आ रहा है बस वही है, ठीक है। थोड़ा बहुत फाइलों का सिस्टम थोड़ा सुधर गया जाता है, बाकी जो सिस्टम जो ढर्रा बना हुआ है, अप्रूवल लेना, इस फाइल पे वो टेबल पे जाना, उसके पे जाना, वो थोड़ा ट्रेडिशनल वर्किंग है, न्यू वर्किंग नहीं मिलेगी। नो वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट में, आपको बड़े आराम से काम करना होता है। नियर बाय लोकेशन, अगर आपको होम सिकनेस है या आपको लगता है जी मैं घर के पास आसपास काम करूं, तो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने एरिया में रहूं, अपने घर के आसपास ही जॉब कर लूं या नियर बाय लोकेशन पे रहूं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट में जाइए आप, ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक हमारा, हाउ टू प्रिपेयर विद जॉब के साथ में कैसे तैयारी करें। तो मैंने कुछ पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं जो मैं जॉब के साथ में करता था जब मेरी इनिशियली जॉब लगी थी। तो मैंने प्लान बनाया था कि भैया मैंने छोटे लेवल से एंट्री की है, लेकिन अब मैं इसको बड़े लेवल पे कैसे लेके जाऊं, तो कैसे प्रिपेयर करता रहूं इस जॉब के साथ में। मुझे फर्स्ट जॉब से सेटिस्फाई नहीं था मुझे एक अच्छे लेवल पे जाना था जो आज मैं हूं। तो मुझे लगता था कि नहीं,
मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो मैंने क्या किया कि डेली रूटीन सेट किया 3 घंटे का, कि मैं डेली जो है वो 3 घंटे स्टडी करूँगा जॉब के बाद में। 10 से 6 तो मैं जॉब करूँगा, और इस बीच में जो भी टाइम मुझे मिलेगा तो 3 घंटे में डेली अपना पढ़ाई करूँगा। नो वेट फॉर एग्जाम नोटिफिकेशन, मैं एग्जाम नोटिफिकेशन का वेट नहीं करता था। यानी ये नहीं कि जी अब एसएबी का ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आएगा, या ओएनजीसी का नोटिफिकेशन आएगा, या एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूँगा। नहीं, मेरी स्टडी कंटिन्यू चलेगी जब मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम में जो प्रोफेशनल है वही अकाउंटेंसी आएगी, कोस्टिंग आएगी, एफएम आएगी, ऑडिट आएगी, लॉ आएगी, जीएसटी आएगा, इनकम टैक्स आएगा। मैं इंडिया का फाइनेंस का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लूँ, ये 5-6 सब्जेक्ट तो आएगी। तो बस फिर मुझे क्यों वेट करना है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का, मुझे उनको ही पढ़ते रहना है। जैसे ही एग्ज़ाम आएगी, फॉर्म फिल होंगे, एग्ज़ाम डेट भी आएगी, और बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, और आप आराम से मतलब क्रैक कर पाओगे अगर आपका ये तरीके का रूटीन है। तो आपको एग्जाम का किसी का भी वेट नहीं करना है कि ओएनजीसी का वैकेंसी कब आएगा तब मैं चालूंगा, नोटिफिकेशन आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। नहीं, आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भर देंगे, एग्जाम दिएंगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। बस आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। फोकस ऑन नॉन टेक्निकल पोर्शन, हम क्या करते हैं, अकाउंट, कोस्ट, एफएम, ऑडिट, लॉ, जीएसटी, इनकम टैक्स, इन्हीं को पढ़ते रहते हैं। कभी ये नहीं देखते कि भैया हमारा दूसरा पार्ट भी है। गवर्नमेंट एग्जाम में जनरल पेपर भी होता है, यूपीएससी को छोड़ करके। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर होता है वहाँ पर आपका कोई जनरल पेपर नहीं लगता है। लेकिन जो और एग्जाम्स है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पीएसयू हो, वहाँ पर नॉन टेक्निकल पोर्शन जरूर पूछता है। आपसे रीजनिंग भी पूछेगा, मैथ भी पूछता है, इंग्लिश भी आती है, जीके भी आती है। हमारा ध्यान है ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट तो उसी में है। आपने अगर इस पोर्शन को वीक रख दिया तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सैटरडे संडे का ऐसा रूटीन सेट करिए वहाँ पर आप टेक्निकल को ज़्यादा टाइम दे पाए। सैटरडे संडे को क्योंकि छुट्टी होती है तो आप अच्छे से अकाउंट, कोस्ट, एफएम अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं। बाकी टाइम जो है फोकस जो है वो आपका नॉन टेक्निकल पर रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। यानी 3 घंटे में से 2 घंटे तो आपको नॉन टेक्निकल को देने हैं और 1 घंटा जो है वो आपको प्रोफेशनल को देना है। अपीयर इन एग्जाम कंटिन्यूस, यानी ये सबसे बड़ी मैंने चीज़ नोटिस की है कि जो सीए या जो सीएमए होते हैं वो फॉर्म फिल कर देते हैं जोश जोश में, और जैसे ही एग्जाम की डेट आती है एग्जाम देने ही नहीं जाते। उसका कारण क्या, हमारे जो वैकेंसीज होती है वो बहुत कम आती है, कभी 10, कभी 5, कभी 2, कभी 3 ऐसी वैकेंसीज आती है। उनका जो जनरली जो सेंटर होता है वो दिल्ली में होता है। अब कोई महाराष्ट्र से है तो दिल्ली आने में उसको प्रॉब्लम, कोई कोलकाता से है तो दिल्ली आने में प्रॉब्लम। तो जो दूर की जो लोकेशंस पे जो एस्पिरेंट बैठे हुए हैं वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है और आपको टारगेट में है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम ज़रूर दे के आइए। कुछ नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, पेपर कैसे आता है, कैसे प्रेशर हैंडल किया जाता है, कहाँ मेरी गलती हुई, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूँगा, कैसे टाइम पे पहुँचना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, फॉर्म फिल करते टाइम पे मुझे क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है। ये सारी चीज़ें कोई दुकान पे नहीं मिलती है। ये एक्सपीरियंस जो है वो आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने से ही मिलेगा। तो चाहे आप 1 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करें या 100 पोस्ट के लिए करें, आपको एग्ज़ाम में अपीयर जरूर होना है। सिलेक्शन तो बात की बात है, सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे। आप एग्जाम में बैठ ही नहीं रहे तो फिर कहाँ से सिलेक्शन होगा। आपको एक्सपीरियंस ही नहीं पता, आपको पेपर ही नहीं पता कि कोस्टिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऑडिट में कैसे आ रहे हैं, लॉ में कैसे आ रहे हैं, रीजनिंग में क्या पूछता है, मैथ में क्या पूछता है, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है पेशेंस, यानी आप जो है वो फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा पेशेंस ही ख़त्म कर दें। एक एग्ज़ाम दिया और पूरा हो गया जी कि मेरा तो बस मैं तो एक ही एग्ज़ाम देने के लिए था, नहीं, आपको अपना पेशेंस रखना है। कम से कम जो है वो आपको 1 साल बहुत अच्छे से देना है। जॉब के साथ में हो तो बहुत ही बढ़िया है, आप जॉब करते रहिए, आपके पास में प्राइवेट जॉब है जो भी है, लेकिन आप अपने आप का धैर्य रखिए कि अब मुझे है वो ज़रूर मुझे इस एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, मैं सक्सेस ज़रूर होऊंगा, ये नहीं तो कोई और, भगवान ने मेरे लिए ज़रूर रख रखा है। तो मैंने ये जो चीज़ है ये बहुत रखी है क्योंकि मैंने बहुत छोटे लेवल पे शुरुआत की थी और जो काफ़ी मतलब मुझे स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। तो मुझे ये लगता था कि नहीं, अब मैं जो है वो रुकूंगा नहीं, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, मैं पढ़ता रहूँगा और ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि मुझे खुद को लगता है कि नहीं अब मैं सेटिस्फाई हूँ।
सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। बिना मतलब फैमिली तो आपको परेशान कर रही है, क्या सीए बन गया अभी भी जॉब नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, आपका बेटा जो है सीए बन गया है, बेटी सीए बन गई अभी भी ये क्या तैयारी कर रहा है, हम गवर्नमेंट में क्या स्कोप है। तो जब तक आपका फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरा सपना क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मुझे किस सेक्टर में जाना है, मेरी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, मेरे लिए आगे क्या सही रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको अपनी फैमिली को बतानी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं तो सबको ये लगता है जी सीए बन गया अब तो बस हो गया अपना काम जो है, अब तो बेटा हमारा पैसा कमाएगा। ठीक है, नो ऑफिस वर्क एट होम, कोशिश ये कीजिए कि आप जॉब में हैं तो ऑफिस का काम ऑफिस तक ही सीमित रखिए। घर पे आने के बाद में आप कोई भी ऑफिस का काम नहीं करिए। घर पे आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, पढ़ाई के अलावा और कुछ काम नहीं करिए। जो काम करना है वो वहीं निपटा के आइए। कई लोग होते हैं ऑफिस का काम भी घर पे करते रहते हैं, इससे आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट है रिवाइज वीकली, आप जो भी पढ़ रहे हैं आप संडे के दिन रिवाइज करिए, सैटरडे के दिन रिवाइज करिए कि मैंने 5-7 दिन में क्या पढ़ा है। आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो जो भी आगे पढ़ते जा रहे हैं वो पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखिए, ये नहीं रखिए कि मैं सीए हूँ तो मेरे को सब आता है, मैं सीए में हूँ तो मुझे सब आता है। नहीं, आप ये सोच के पढ़िए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे अभी भी पढ़ना है, मुझे वापस पढ़ना है, इस कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर को वापस पढ़ना है, मुझे जीएसटी को वापस से सीखना है, मुझे वापस से थ्योरेटिकली पढ़ना है। नेक्स्ट है मेक ओन नोट्स, आपको खुद को अपने नोट्स बनाने हैं। आप हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे मेरे से पढ़े चाहे कहीं से भी पढ़े, आप अपने खुद की भी नोट्स बनाइए। मैं बार बार कहता हूँ कि 1 लाइनर नोट्स एक रजिस्टर मेंटेन करिए और वहाँ पर आप अपने 1 लाइनर नोट्स जरूर बनाइए, ताकि वो रिवाइज करने में काम होते हैं। आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, आप लिखोगे नहीं तो आप बस मोबाइल की दुनिया से ही बाहर नहीं आ पाओगे, आपके लिखने की प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है। जो फ्रेशर है उनके लिए क्या है, फ्रेशर के लिए सबसे बड़ा तो कि पहले तो आप 6 महीने के लिए अपने आप को ये भूल जाए कि मैं सीए या सीए में हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे हम सीए या सीए में बनते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई होता है। आपको लगता है जी बस अब तो कुछ भी नहीं, अब तो मेरे को सब नॉलेज आता है, सीए बन गया तो कॉमर्स का ए से लेके जेड तक मेरे को नॉलेज है, अब मैं जो भी एग्जाम दूंगा मैं तो पास हो जाऊंगा। जब यही तो आता है, अकाउंट कॉस्ट है, ये तो सब पढ़ रखा है, मैंने इंटर में पढ़ा है, फाइनल में पढ़ा है, सीए से ज़्यादा डीप में पढ़ नहीं सकता, तो बस हो गया अपना, तो हो जाएगा एग्जाम क्रैक। नहीं, आपको ये लाइन भूलनी पड़ेगी कि मैं सीए या सीए में हूँ। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। कन्वे योर गोल टू पेरेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो न्यूली जो सीए बनते हैं उनके लिए सबसे दिक्कत की बात है, तो आप अपनी फैमिली को ज़रूर कन्वे करिए कि मुझे, मेरा ड्रीम क्या है, मुझे किस सेक्टर में जाना है, मुझे गवर्नमेंट में जाना है, मेरा ये ड्रीम है, ताकि पेरेंट्स आपको परेशान ना करें। परेशान सेंस मीन्स कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियस बात है कि 5 साल आप जब सीए करके आते हो तो फिर तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मेरा बेटा या बेटी जो है वो पैसा कमाएगी। ठीक हैव पैशन लाइक एज ए सीए एग्जाम, यानी जैसे सीए एग्जाम में हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक ही टारगेट होता है कि मुझे सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है, बस सारे दिन माइंड में यही चलता रहता है और उसी टारगेट को रखकर हम पढ़ाई करते रहते हैं। सारे दिन हम यही पढ़ाई करते हैं कि मुझे सीए बनना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सीए बनने के बाद में और कितनी मुश्किल आने वाली है। तो आप अपनी जो गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से करें जैसे आप सीए एग्जाम में प्रिपेयर करते थे, सीए एग्जाम में जैसे सीरियस होते थे वैसे। डोंट लीव द डेली स्टडी, आपको जो है वो डेली की स्टडी नहीं छोड़नी है। सीए बनने के बाद में लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, बुक्स की तरफ देखना पसंद नहीं करते, उनको इरिटेशन हो जाती है, उनको लगता है जी बस अब बस भर गया माइंड मेरा इन किताबों से, अब बस दूर ले जाओ इनको, बस सीए बन गया अलमारी में बंद करके रख दो इनको। तो ये गलत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़े। मैं नहीं कहता कि सारे दिन 12 घंटे 13 घंटे पढ़े, आपको थोड़ा टाइम निकालना है, 4-4 5-5 घंटे पढ़ना है डेली का, लेकिन पढ़ना जरूरी है, डेली की स्टडी नहीं छोड़नी है। अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड लेवल ऑफ एग्जाम, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप सीए बनने के बाद में, हम सीए में जो स्टडी करते हैं वो सब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, हमको बैलेंस शीट मैच करनी है, P&L अकाउंट बनाना है, जीएसटी में अपन को कैलकुलेट करना है, लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कॉस्टिंग में अपन को प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वेरिएंस निकालने हैं। जबकि यहाँ वो नहीं पूछता, आपको थ्योरेटिकली बहुत साउंड होना पड़ेगा,
आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकम टैक्स में क्या पूछ रहा है, जीएसटी में क्या पूछ रहा है, वो बहुत चीज़ समझनी पड़ेगी। और सेट ए रूटीन ऑफ 6 आवर्स, कम से कम आप फ्रेशर है, आपके पास में और कोई काम नहीं है, तो कम से कम 6 घंटे जो है वो आपको अपना रूटीन सेट करना है कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को, रात को मुझे अपनी स्टडी करनी है। टेक सीरियस, आप एग्जाम को सीरियस लीजिए, मतलब कोई ऐसा मत समझिए कि नहीं यार इस ये नहीं होगा तो अगला देखेंगे, इस बार तो मैं बस ऐसे ही बैठ के आता हूँ। नहीं, आपको सीरियस लेना है जनरल पेपर को। जो रीजनिंग मैथ है उसको बहुत लाइटली नहीं लेना है, आपको बहुत अच्छे से उसको तैयार करना है, क्योंकि ये एक गेम चेंजर पेपर होता है। आपको एग्जाम क्लियर करवाने में इसका सबसे बड़ा रोल रहेगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एट होम, आप अगर घर पे तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग जो एग्ज़ाम्स के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो उसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है, मेरे से पेपर अपीयर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। इस टाइम फ्रेम में जो 120 मिनट का टाइम है, या 1 घंटे का पेपर है, या 1.5 घंटे का पेपर है, उसमें मुझसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। तो वो कब हो पाएगा, जब आप मॉक टेस्ट अपीयर करेंगे। डोंट लूज ऑन फेलियर, डोंट मतलब कि आपको अपनी फेलियर पे लूज नहीं होना है। मतलब ऐसे नहीं कि एक एग्जाम दिया फेल हो गए अब जी बस हो गया, नहीं, आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। नहीं कोई बात नहीं, एक नहीं दूसरा देंगे, दूसरा नहीं तीसरा देंगे। मैंने तो जाने कितने पेपर दिए हैं, आज ये जो एक्सपीरियंस ये जो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं आया। मैंने लगभग जो है वो कम से कम 30 से 35 एग्जाम दिए हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे तब पता चली कि यार एक पेपर में पूछता क्या है, आप जब तक फेल नहीं होंगे तब तक आप ऊपर नहीं उठोगे। तो इसलिए अपनी फेलियर को अपना वीकनेस ना समझिए, लूज ना समझे अपने आप को कि नहीं यार मैं लूजर हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे तो प्राइवेट जॉब जो मिल रहा है वो ठीक है, बस इससे मेरा तो घर चल जाएगा। इस तरीके से आप अपने कोई माइंड में थॉट ना रखें। फिर भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आप मेरी एप्लीकेशन से, हमारी पूरी टीम है जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम कई क्रैक कर चुकी है, उनकी एक एक्सपीरियंस होल्डर्स की टीम है। तेजस कॉमर्स क्लासेस के नाम से ऐप मिलेगा एंड्रॉयड पे, आपको इस तरीके से मेरा लोगो मिलेगा तेजस कॉमर्स क्लासेस का। वो ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर स्टोर में आपको अलग अलग कोर्स मिलेंगे। अगर आप iOS पे हैं या एप्पल आपके पास में है, ऐप स्टोर में जाइए, ऐप स्टोर में आप माई इंस्टीट्यूट से के नाम से सर्च करिए। जैसे आप माई इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो ये डिग्री वाली कैप आपको मिलेगी। फिर आपसे एक ORG कोड पूछेगा, तो ORG कोड है KGMZS, ठीक है, ये आप डालिए, आपको ऐप हो जाएगा। इसके बावजूद भी आपकी किसी तरह की और कोई क्वेरी रहती है तो डेफिनेटली मैं गाइड करने के लिए बैठा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करिए, क्योंकि कॉल मैं पिकअप नहीं कर पाता हूँ जनरली, बहुत सारे कॉल हो जाते हैं। तो मेरा नंबर है 9119118633। मैं फ्री होके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेट करूँगा लेकिन ज़रूर करूँगा, ठीक है। हमारे जो बेस्ट कोर्स है, हमारे जो इसमें आपको देखेंगे तो ये अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स के अलग अलग कोर्स हैं। टोटल जो अभी की डेट में 66 कोर्स हैं, उसमें अलग अलग एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। किसी एग्ज़ाम्स की इंटरव्यू की गाइड करना चाहते हैं तो इंटरव्यू का कोर्स है, से भी ग्रेड A का कोर्स है, ठीक है। अकाउंट ऑफिसर या जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका अलग से कोर्स है। और सबसे जो बेस्ट कोर्स है वो है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र का कोर्स है। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से कोर्स है। सिर्फ आप हमारी प्रिंटेड बुक्स लेना ही चाहते हैं तो प्रिंटेड बुक्स का अलग कोर्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है वो अलग अलग एग्जाम्स के हैं। कोल इंडिया का अलग से अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो कोल इंडिया का अलग कोर्स है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे जो बेस्ट कोर्स है, जो मतलब आप एक कोर्स में आप कई एग्जाम निकाल सकते हैं, वो कोर्स है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र, जिसमें आपको बैंकिंग का भी प्रिपरेशन मिल जाएगा, UPSC AD पोस्ट का भी मिल जाएगा, PSU का भी मिल जाएगा, स्टेचुरी बॉडीज का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो सबसे बड़ी तैयारी के साथ में जो मैं कहूँगा वो है इच्छा शक्ति। आपकी खुद की जो है विलिंगनेस होनी चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो मुझे ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। होप सो थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन ये एक डिटेल्ड गाइडेंस थी जो CA बनने के बाद में या जॉब के साथ में कैसे प्रिपेयर करें, या फ्रेशर जो है वो कैसे प्रिपेयर करें। आपको ये वीडियो ज़रूर अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे खुद को मोटिवेशन मिले और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए।
और आप अगर कोर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ पर आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं रखी है, प्रिंटेड बुक्स आपको घर पे मिलेगी, एमसीक्यू बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स वगैरह सब कुछ कवर है। यानी अपने आप का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको ना किसी भी सीए के मटेरियल पे जाने की जरूरत है, ना कोई मार्केट की किसी और बुक्स पे जाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, गुड लक गाइज, थैंक यू।